मेरे भाइयों, अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अवस्थी क्लासेज में जो 16 टेस्ट सीरीजों की श्रृंखला चल रही है, उसमें मैथ L2 का 5th टेस्ट पेपर सॉल्यूशन आपके सामने हो रहा है। देखिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले इस वाले पद को हल करेंगे। तो 9 का जो वर्गमूल है बेटा वो कितना आएगा? 3। मेरे भाई 16 का जो स्क्वायर रूट है बेटा वो आएगा 4। ठीक है। अब यहां पर बेटा 56 में से -4 और -3 को हम हटाएंगे, माइनस का 7 जाएगा, तो इस टोटल पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई बेटा 49। 49 का जो स्क्वायर रूट है वो बेटा अपन का पूरा पूरा कितना आएगा बेटा? 7। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा बेटा 14। और 130 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो अपन का आएगा बेटा 144। और 144 का स्क्वायर रूट बेटा आपका आएगा 12। 12 में 37 जोड़ेंगे 49, और 49 का जो स्क्वायर रूट है बेटा वो निकल के आएगा 7, और आपका राइट आंसर बेटा यहाँ पे 7 हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। बड़ा ही प्यारा और शानदार जानदार सवाल है मेरे भाई। √5 क्यूब रूट ऑफ 4, 2 की पावर 1/5 एंड 3 की पावर 1/7। आपको मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इनकी पावरों को ले लो। ये पावर आपकी 1/2 है, यहाँ पे जो पावर है वो आपकी 1/3 है, यहाँ पे जो पावर है वो आपकी 1/5 है, यहाँ पे जो पावर है वो आपकी 1/7 है। आपको मैंने मेरे प्यारे भाइयों पहले ही समझाया कि हमको 2 का, 3 का और 5 का और 7 का हमें एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम 5 और 3 का 15, 15 और 2 का 30, 30 और 7 का होगा आपका 210। तो आपको इसको 210 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी आपको 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी आपको 210 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी आपको 210 से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे भाई 2 से ये कट गया बेटा 105 बार, 3 से कट गया बेटा ये 70 बार, और मेरे भाई 5 से कट गया ये 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, और 7 से कट गया बेटा ये 7 तिया 21, 30 बार। ठीक है मेरे भाइयों, यहां पे आप लोग क्या करोगे? ये जो है यहां पे तो आएगी आपकी 5 की पावर 105, बहुत ही बड़ा मामला बन जाता है। यहां पे आएगी बेटा 4 की पावर आपका बेटा 70, यहां पे आएगा बेटा आपका 2 की पावर आपका 42, और यहां पे जो आएगा बेटा वो आपकी आएगा 3 की पावर 30। अब आप देखिएगा सबसे बड़ी करनी आप एक चीज देखो बेटा, आपको एक बहुत शानदार तरीका समझा देता हूं। यहां पे देखो जरा, यहां पे ये 4 है और यहां पे 2 की पावर 42 है। तो इसको यदि मैं 4 को 2 की पावर 2 कर देता हूं तो ये वाला जो पार्ट है वो 2 की पावर 140 आपका बन जाएगा। तो आप देखो इन दोनों में से तो ये वाला आपका बड़ा है, ये वाला पार्ट। ठीक है। 3 की पावर 30 हो, 5 की पावर 105 हो, तो इसमें और इसमें आपका ये वाला बड़ा हो गया। अब आपको चेक करना है, 5 की पावर 105 है और आपका ये जो राशि है वैसे ही समझ लो 4 की पावर 70 है। तो देखने से पता लग रहा है कि ये वाली जो राशि है उसका मान ज्यादा आएगा। तो सबसे बड़ी जो करनी है बेटा वो 3rd नंबर की हो गई, √5। तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से समझनी है कि आप जानो, एक तो 5 की पावर 105 है और एक 4 की पावर 70 है। तो इन दोनों में ये वाला मान ज्यादा अपन का आएगा। आप समझ लो एक 2 की पावर 42 है
और 3 की पावर 30 है। आगे आपको यहां पे करने की भी जरूरत नहीं थी कि हमको देखते ही पता लग रहा है कि 5 बेस ज्यादा है और उसकी पावर भी ज्यादा है, आधार भी ज्यादा है और उसकी पावर भी ज्यादा है मेरे भाई। तो ये वाला जो है वो आपका सबसे बड़ी करनी होगी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहां पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के मध्य की है? सिंपल सा है मेरे भाई, आपको तो डिवाइड करके रख लेना है। ठीक है, कैसे करना है? 18 का भाग 2, भाग टूटे की अपन की आ गई सुपर, और ये हो गया 17, 18×3 = 54, तो आपका रिमाइंडर बच्चा 16, 18×8 = 144, फिर बचा आपका 16। 5 से इसको काटेंगे बेटा, भाग टूटे की सुपर, 5×6 = 30, 0.60। ऑप्शन में जिसकी भी वैल्यू 0.38 और 0.60 के बीच में स्थित है तो वो तो आ रही है, और यहां पूछ रहा है नहीं है। 2/5 का मतलब होता है बेटा 0.40, तो ये तो आपकी इसके बीच में आ रही है। ठीक है, 0.40, इसकी वैल्यू है बेटा 0.50, ये भी अपन की 0.38 और 0.60 के बीच में है। यदि मैं भाग दूं 12×4 = 48, बचे 2, 12×1 = 12, ये भी आपकी बीच में आ रही है। बट 1/3 का मतलब होता है 0.33, तो ये इससे पहले है, इसका राइट आंसर बेटा ये हो गया। आपसे पूछ रहा है 7/18 और 3/5 के बीच कौन सी स्थित नहीं है, तो देखते हमें पता लग गया कि 1/3 इसके मध्य स्थित नहीं है। इतना सॉल्यूशन भी करने को जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अपन को परमानेंटली याद है। 2/5 का मतलब 0.40 है, 1/2 का मतलब 0.50 है, 5/12 का मतलब आपका है 0.41, 12×4 = 48, बचे 2, 12×1 = 12। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहां पे है बेटा, यदि 12/7 की पावर 5 इंटू 7/12 की पावर 8, 12/7 की पावर 16 और 7/12 की पावर 2m+1। यहां पे मेरे भाइयों सबसे पहला जो काम है वो हमारा है बेस बराबर करना। यहां पे बेटा ये 12/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बेटा ये 7/12 है, तो इसको बेटा मैं 12/7 करूंगा। करते ही इसकी जो पावर है वो चिन्ह बदल जाता है, ये अपन का 12/7 है। इसको भी यदि मैं 12/7 करना चाहूं, 12/7, तो इसकी पावर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -2m -10। ठीक है मेरे भाइयों, यहां पे क्या है, ये 12/7 था, ये 7/12 है। यदि 12 को ऊपर लेंगे 7 को नीचे लेंगे तो पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। मैंने बताया जगह बदल दो चिन्ह बदल दो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरे भाई 12/7 है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बेटा 7/12 था तो मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने पर 12 को मैंने अंश में ले गया और अंश को मैं हर में ले गया, और ये जो पावर है उसका मैंने साइन चेंज कर दिया। अब देखो मेरे भाई सबके बेस इक्वल है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। मल्टीप्लाई का चिन्ह हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं, घातें जोड़ दी जाती है। तो आप जोड़ो बेटा 5 और 16, तो अपन का हो गया बेटा 21, और 21 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर का मामला तो आपका 13 का हो गया। तो अपन का फंडामेंटल क्या कहता है, आधार समान है, घातें जोड़ ली जाती हैं, बराबर का चिन्ह है तो घातें भी बराबर होगी। तो इधर क्या है बेटा 2m, हाँ जी, इधर क्या है बेटा -2m, और इधर है बेटा -10, इक्वल टू आपका बचा बेटा 13। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे भाई, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीका बता रखा है। इस 10 को आपको उठा करके उधर ले जाना है, तो ये आपका प्लस का 10 हो गया। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो इस वाले की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी बेटा 23।
और आप देखिएगा माइनस ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आपका -2m इक्वल टू 23 है। दैट इज m इक्वल टू -23/2। राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर का हो गया। केवल वन लाइनर क्वेश्चन था मेरे भाई। थोड़ा सा यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको विद इन 5 सेकेंड के अंदर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दो, सबसे पहला काम है बेस इक्वल करना। यहां पे बेस है बेटा 12/7 मेरे भाइयों, यहां पे है मेरे भाइयों 7/12, यहां पे भी 12/7 है, और यहां पे 7/12। सबसे बड़ी लड़ाई हो गई मेरे भाइयों बेस को इक्वल करने की। और बेस इक्वल तब होगा जब अंश हर में जाएगा, हर अंश में आएगा। बेस बराबर करने के लिए पावर की जो घात है उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। सबको मैं 12/7 बना रहा हूं। ये 12/7 मेरे भाई है, ये 7/12 था, पावर प्लस के 8 थी, माइनस के 8 कर दी, वो सेम था मेरे भाई। इसको भी मैंने चिन्ह चेंज किया, 12 ऊपर ले गया, 7 ले गया, तो घात के सारे चिन्ह बदल गए। माइनस का 2m हो गया, माइनस का 10 हो गया। एट लास्ट आपका आंसर हो गया -23/2। ये कैसे आया बेटा? यदि बराबर का चिन्ह है और आधार समान है, देखो यहां भी 12/7, यहां भी 12/7, यहां भी 12/7, ठीक है। यहां पे गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह था, इसलिए मैंने सभी घातें जोड़ी। 5, ये तो हो गया 5, और 16, 21 में से 8 गया तो अपन का 13 बचा। तो यहां पे पावर क्या हुई? 13। क्योंकि बराबर का चिन्ह है मेरे भाई, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी क्या होगी? बराबर। ये जो होगी वो आपकी इसके बराबर होगी। तो मैंने यही तो लिखा मेरे भाई, ये चिन्ह चेंज हो गया था, -2m आ गया था, -2m -10 हो गया, यहां से ये कैंसिल था, तो -2m प्लस -10 इक्वल टू 13। 10 का अब मैंने आपका पक्षांतरण कर दिया और आपका 23 हो गया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बड़ा ही एल्जेब्रिक फंक्शन है और अच्छा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जल्दी जल्दी करते हैं बेटा इसको अपन। ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस का 5 हो गया। तो ऑप्शन में देखो ए की पावर 15 किस कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड पे चलते हैं बेटा, यहाँ पे प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 2, -7 -2 अपन का माइनस का 9 होगा। माइनस वाला 9 ऑप्शन आपका ये वाला है, ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 आपका ऊपर जाएगा, माइनस का 5 होगा, ये भी पावर माइनस के 9 होगी। तो आपका राइट आंसर आपका 4 नंबर का हो गया। देखने में बड़ा सवाल था, विद इन 2 सेकेंड के अंदर हम इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ए -5 ऊपर गया, प्लस का हो गया, 15 वाला ये है, -2 गया, -9 हो गया, -9 वाला है, फोर्थ नंबर का आंसर सही है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। फ्रैक्शन से रिलेटेड है बेटा, दशमलव भिन्न से रिलेटेड है। हाँ जी, इसको थोड़ा समझो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने आपको एक बड़ा प्यारा तरीका बताया था कि पहले तो आपको इस चीज को समझना है। ठीक है मेरे भाई, कैसे है देखो इधर, आपका ये हो गया 16, 16 में से 1 घटाओ और 90 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा? पहले तो पूरी संख्या आप उठा लो, उसमें से बिना आवर्ती वाले घटाओ, पूरी संख्या को उठाओ, उसमें से बिना आवर्ती वाला संख्या घटाओ, और जितने अंकों पर आवर्ती का चिन्ह है उतने 9 का अंक नीचे लगा दो, और जितने पर आवर्ती नहीं है उतनी 0 लगा दो। बात समझ में आ गई है? इधर हम चलते हैं बिल्कुल ऐसे ही, पूरा का पूरी संख्या उतार लो, जिस पर आवर्ती का चिन्ह नहीं है उसे घटा दो, जितने पर आवर्ती का चिन्ह है उतने 9 के अंक लगा दो, और जितने पर आवर्ती का चिन्ह नहीं है उतनी 0 लगा दो। माइनस हो गया। ऐसी बेटा ये 13 हो गया, -1 हो गया, और ये 90 हो गया। आप लोग सब जान रहे हो, सबका जो एलसीएम है वो आपका 90 आएगा। 16 में से 1 गया तो बेटा आपका आएगा 15, प्लस आपका आएगा बेटा 13, और आपका आएगा बेटा -12। 15 और 13 होते हैं बेटा 28, और 28 में से आप 12 घटाओ, तो 28 में से 12 घटाओगे, देखो यहाँ पे दोबारा समझो इस चीज को, और यहाँ पे बेटा ये 14 होगा। कितना होगा? 14।
15 और 14 बेटा 29 है। 29 में से 12 घटाओ बेटा, बचा 17। आपका राइट आंसर हो गया बेटा 17/19 ए नंबर का। ठीक है, 15 में से 1 गया तो बेटा 14 है आपका ये। 14 और 15 19 है। 19 में से 12 गया तो 17/19 आया। फंडा जरूर थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं। जैसे 0/16 है, 16 पर आवर्ती का चिन्ह है। आपको क्या करना है, कितनी पूरी संख्या को उठाओ पहले, तो 16 है ये। इसमें से बिना आवर्ती वाले घटाओ, -1 घटाया। कितने अंकों पर आवर्ती का चिन्ह है? एक ही अंक पर आवर्ती का चिन्ह है, इसलिए मेरे प्यारे भैया 9 लिख दिया। कितने अंक पर आवर्ती का चिन्ह नहीं, 1 पर 0 लगा दिया। तो ये अपन का पहला पहला फंडा हो गया 16 - 1/90। तो आप इसको भी करो, 15 - 1 14, 13 - 1 12। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन था, समझाना है थोड़ा सा, इसलिए तो आप इसको विद इन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। 16 में से 1 गया तो बेटा आपका 15 आया। 15 में से 1 गया तो बेटा आपका 14 आया। और आपका 13 में से 1 गया तो बेटा आपका 12 आया। तो देखते ही पता लग गया बेटा 17 है। सबका डाटा सेम है, नीचे 90 आएगा पहला आंसर। इतना करने की यहाँ पे जरूरत थी नहीं। हाँ मेरे भाई, 13,000 रुपए को एक्स वाई और जेड में, 13,000 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटा गया है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना, ध्यान दो आप लोग, एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो कि जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, जो कि जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले रेशो निकालना मैंने आपको सिखाया, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तरीका क्या बताया मैंने आपको कि एक्स का निकालना है तो एक्स को छोड़ो, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12। बाई को निकालना, बाई को छोड़ो, इनको गुणा करो, 4 दूनी 8। जेड का निकालना, जेड को छोड़ो, इनको गुणा करो, 3 दूनी 6। देखो जेड को छोड़ना है तो इनको गुणा करना है, एक्स का निकालना है तो एक्स को छोड़ो, इनको गुणा करो, बाई का निकालना है, बाई को छोड़ो, इनको गुणा करो, जेड का निकालना है, जेड को छोड़ो, इनको गुणा करो। अब मेरे भाई हम 2 छिक्की 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। तो यहां पे देखो बड़े प्यार से आप लोग मेरे भाई कि 13 जो है उसकी वैल्यू आपकी 13,000 है। 13 की वैल्यू 13,000, 13,000 रुपए टोटल वैल्यू है। 13 की वैल्यू 13,000 है, तो एक की वैल्यू बेटा आपकी हो गई 1,000। तो आपसे पूछ रहा है कि बाई का हिस्सा क्या है, तो बाई का हिस्सा है बेटा 4, तो एक की वैल्यू 1,000 है, तो 4 की जो वैल्यू होगी वो बेटा आपकी 4,000 होगी। राइट आंसर आपका चौथे नंबर का। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। ए का है 100, बी का है 120। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि फिर कह रहा है सवाल, ए द्वारा प्राप्त अंक सी से 10% कम है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी से 10% कम है, 100 का हो गया 90। फिर क्या कह रहा है, डी सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। डी सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, तो बेटा 120। यहां पे आप लोगों ने उस चीज को, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे देखो बेटा, इसकी आपको काटापीटी करनी है। 0 से बेटा ये 0 गया, इस 0 से बेटा ये वाला 0 गया, इस वाले 0 से ये वाला 0 गया। 2 से कट गया बेटा 6 बार, और 2 से कट गया बेटा 5 बार। मैंने आपको क्या फंडा बताया कि जो बार बार में 2-2 जगह खेल रहा है उसको एक बार लिखोगे। ए यहां पे दोनों में खेल रहा है, तो ए को आप एक बार लिखो। सी भी यहां पे दोनों में खेल रहा है, तो सी को भी आप यहां पे एक बार लिखो। ये भी 2 से कट जाएगा 6 बार, और ये भी 2 से कट जाएगा बेटा 5 बार। यहां पे बेटा आप बी को लिखो, यहां पे आप डी को लिखो। ठीक है,
बी की कितनी वैल्यू आई है बेटा 6, ए की वैल्यू आई है बेटा 5। दूसरे में देखो ए की वैल्यू आई है 9, सी की वैल्यू आई है बेटा 10, सी की वैल्यू आई है बेटा 5 और डी की वैल्यू आई है 6। आपको मैंने पहले ही समझाया कि यहाँ पे बेटा ये जगह खाली हो तो इसको भरा करो। यहाँ 5 और यहाँ 5, यहाँ क्या लिख दिया 10, 5 के आगे 5 बढ़ाओ, 5 के आगे 5 बढ़ाओ, 9 के आगे 9 बढ़ाओ। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 3 नाम 27, 270। ठीक है, पचम 25, 25 नम्बे 225। ठीक है, पचम 25 ये हो गया बेटा 250 और ये हो गया बेटा 6 पंजे 30, 300। ठीक है, इसको मैं 5 से काट सकता हूं, तो देखो काटू 5 से, पचम 25, 5 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और पचम 25, पचम 25 और 5 छिक्का 30, कितना हो गया बेटा 60। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप काट नहीं सकते। यहां पे देखो बेटा क्या पूछ रहा है, डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से कितने ज्यादा है। तो यहाँ पे बेटा ये 15 है, यहाँ पे ये 60 है, तो मेरे भाई 15 ज्यादा है। तो 15/45 इंटू आपका हो गया 100%, 15 × 45, 3 से कटेगा बेटा ये, तो 33 सही 1/3% अपन का राइट आंसर आ गया। यहां पे बेटा इस जगह ध्यान रखो, इस जगह सी यहां पे आएगा। ठीक है, एक परीक्षा में बी द्वारा प्राप्त अंक, ध्यान दो, बी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से 10% कम है, और डी द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, तो ये 120। सबको मैंने काटा तो देखा कि ए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बीच में लिख दिया, सी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बीच में लिख दिया, बी को इधर और डी को इधर लिखा। फिर मैंने यहाँ पे जगह खाली थी, इसको बढ़ाया, रेशो निकाला, इसका 54 आया, 45 आया, 50 आया, 60 आया। तो मेरे भाई ये 45 है, ये 60 है, 15 ज्यादा है, तो टोटल अपन के 33 से 1/3%। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ जी, एक चुनाव में एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 42% मत प्राप्त करता है, लेकिन 1400 मत अवैध घोषित हो जाते हैं, जिसके कारण वह एकमात्र प्रतिद्वंदी से 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। तो आप देखो बेटा, पेपर में 100% मत डाले जाते हैं। अब इनमें से 1400 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब जो वैध मत हैं वो हो गए बेटा 100% में से 1400 घटा दो। समझ में आ गई। पर एक ने 42% मत प्राप्त करें डाले गए मतों में से, तो एक उम्मीदवार ने प्राप्त करे हैं 42%, तो दूसरे के वोट जो हैं वो आपके घटेंगे बेटा 100% माइनस 1400 में से 42% घटेगा, क्योंकि हार जीत का जो फैसला होता है बेटा वो वैध मतों में से होता है। ठीक है मेरे भाई, हार जीत का फैसला जो होता है वैध मतों में से होता है। इसका मतलब दूसरे वाले के वोट हुए 58% माइनस 1400। अब मैं पूछूं कि एक उम्मीदवार ने ये वोट प्राप्त करे, दूसरे ने ये वोट प्राप्त करे, तो ज्यादा वोट ये वाले हैं ना मेरे भाई, तो हार जीत का जो अंतर होगा वो इन दोनों का अंतर होगा। तो 58% में से 42% गए, तो वो आपका कितना बचा बेटा 16%। कितना बचा 16%। इसको लिख देता हूं बेटा, ये बचा बेटा 16%, और माइनस 1400 तो आपका है ये, और ये जो अंतर जो है वो 3080 वोटों का है। ध्यान दो, हार जीत का अंतर यह है बेटा कि 58% माइनस 1400 में से आपको 42% घटाना है, यह अपन का अंतर है, और अंतर वो कितना आया 16% माइनस
1400। यहां पे देखो बेटा 1400 को यहां से इधर भेज रहा हूं तो ये प्लस के हो जाएगा बेटा 1400। 1400 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो 16% की वैल्यू जो है 4480 है। तो 1% की जो वैल्यू निकालूंगा वो 4480 बटे 16 निकालेंगे तो 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 280। टोटल वोट निकालूं बेटा मैं 100%, तो 100% में 280 को 100 से गुणा करेंगे तो टोटल वोट हो गए 28,000। टोटल वोट कितने हो गए बेटा? 28,000। फिर कह रहा है अवैध मतों का प्रतिशत। तो अवैध मत कितने हैं बेटा? 1400। तो 1400 28,000 का कितना परसेंट है वो निकालना है। तो आपका 0,0,0,0,0,0 गई। 28 से बेटा 5 बार कट गया, 28 पंजे 140। राइट आंसर आपका 5%। करना कुछ नहीं है, बात को थोड़ा समझें आप लोग कि टोटल मत जो है, टोटल जो मत है बेटा वो 100% है। इसमें से एक उम्मीदवार ने डाले गए मत कितने हैं बेटा? 100%। 100% का एक उम्मीदवार ने 42% मत प्राप्त करे। ठीक है। दूसरे उम्मीदवार ने कैसे प्राप्त करेगा बेटा? हार जीत का जो फासला होता है वो आपका वैध मतों में से होता है। वैध मतों में से होता है। तो मैंने 100% में से 1400 वोट हटा दिए। तो एक के 42% मत है, दूसरे के मत जो है वो वैध मतों में से निकलते हैं। हार जीत का जो फैसला होता है मेरे भाई वो किस में से होता है बेटा? वैध मतों में से। 100% माइनस 1400 में से आपको 42% आपको घटाना है। तो 58% माइनस 1400 आपके इसके बचे। ठीक है, और ये आपका अपना हो गया। ठीक है मेरे भाई। तो अंतर हो गया 16% माइनस 1400, 1400 दिल लिया, 4480 हो गया आपका 28। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है। ए बी को बेचता है बेटा 33% लाभ पर। तो इसका मतलब हो गया 133% इसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है? और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। 20% हानि है तो बेटा 80/100 में सी को बेच दिया। यदि सी उसके 532 रुपये भुगतान करता है, 532 रुपये भुगतान करता है। बड़ा ही सिंपल सवाल था मेरे भाई। 13 चौके 52, 4 तिया 12 बेटा ये 4 बार कट गया 133 से। 4 से बेटा ये 2 बार कट गया, 20 से बेटा ये 5 बार कट गया। तो ए की वैल्यू हो गई बेटा 500 रुपये। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य का 15% उसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। तो एम पी का 15% बराबर है सीपी के 25% के। तो 15% एक 5 तिया 15% और पचम 25%। तो ये परसेंट से परसेंट कट गया और ये 5 तिया 15 और पचम 25। मेरे भाई यहां पे एमपी और सीपी का जो रेशो है वो आपका 5:3 आ गया। मैंने पहले ही बताया मेरे भाई, घर की खान किरकिरी लागे, दूजे का गुड़ मीठा लागे। तो एमपी जो है वो 5 के बराबर होगी और सीपी जो है बेटा 3 के बराबर होगी। अब क्या कह रहा है कि यदि वस्तु की बिक्री पर 25% की छूट दी जाती है तब लाभ कितना है? अब देखो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। तो 5 पर 25% की छूट दोगे तो 75/100 आपका एसपी होगा। कितना होगा बेटा? 75/100 आपका एसपी होगा। इसको काटूं बेटा, 25×75 और 25×4 = 100। तो आपका हो गया बेटा 5×3 = 15/4। तो आप देखो बेटा सीपी जो है
वो आपका 3 है। एसपी जो है वो आपका 15/4 है। 4 से मल्टीप्लाई करूं 12 सीपी हो गया और 15 आपका एसपी हो गया। तो आप देखो बेटा यहां पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो 3/क्रय गुणा 100 हो गया बेटा। 3 से कट गया बेटा 4 बार और 4 से कट गया 25 बार। 25% आपका लाभ हो गया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। टेक्निकल वर्ड्स इस पेपर में ज्यादा है, ध्यान रखो बेटा। अच्छा पेपर है और इसको एक बार देखना। सवाल कह रहा है अंकित मूल्य का 15%, एमपी का 15%, उसके क्रय मूल्य मतलब सीपी के 25% के बराबर है। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 5 बार। एमपी किसके बराबर हो गई बेटा 5 के, और सीपी जो है बेटा वो 3 के बराबर। अब उसने एमपी पर 25% की छूट दी है। 25% की क्या दी है, छूट। तो इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य हो गया वो अंकित मूल्य का 75% हो गया। ठीक है, तो 25×75, 25×4 एसपी की जो वैल्यू है वो 15/4 है। तो मेरे भाई सीपी देखो 3 है, एसपी देखो 15/4 है। 4 से गुणा किया, 4×3=12, सीपी 12 हो गया, एसपी 15 हो गया। क्रय मूल्य 12 रुपये, विक्रय मूल्य 15 रुपये। 3 रुपये का लाभ हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है मेरे भाई। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, देखो प्रिंसिपल, कोई धनराशि 2 वर्ष में जाकर के 1200 रुपये हो गई और वही धनराशि 4 वर्ष में जाकर के 1600 रुपये हो गई। इसका मतलब आप मुझे बताओ 2 वर्ष का जो एसआई है वो आपका 400 रुपये है। समझ में आ गई मेरे भाई। जब देखो बेटा यहां पे बड़ा ही सिंपल था, 2 वर्ष का जो एसआई है वो 400 रुपये है, तो आपका प्रिंसिपल मेरे भाई 800 रुपये बना के नहीं बना। 2 साल का जो आपका एसआई है वो 400 रुपये है, तो प्रिंसिपल 800 रुपये बचा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, दर बराबर 1 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज 400 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज 200 रुपये है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा 200 बटे मूलधन कितना है बेटा 800 इंटू बेटा आपका आ गया 100%। 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 25×8 = 200 हो गया। तो अपन का 25% आपकी क्या हो गई बेटा दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, एक निश्चित राशि के लिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये है और तीसरे वर्ष का ब्याज 840 रुपये है। मेरे भाई पहाड़ की ऊंचाई किसी को शिखर तक पहुंचने से नहीं रोकती, उसके जूते में पड़े कंकड़ उसको शिखर तक पहुंचने से रोकते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट आपको पहले ही समझाया था कि ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे देखो बोलो क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज मतलब दूसरे ईयर का जो इंटरेस्ट है बेटा वो 800 रुपये है और तीसरे ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 840 रुपये है। इसका मतलब ये जो 840 है ना बेटा, ये 800 + 40 है। मतलब ये जो ब्याज लगा है वो मूलधन पे लगा है। ठीक है, अब आप बताओ ये 800 रुपये पे 40 रुपये ब्याज है, ये 800 रुपये पे 40 रुपये ब्याज है। 800 से जितना ज्यादा है वही तो ब्याज है। तो अपन क्या करेंगे, 40/800 गुणा 100%। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 8×5 = 40। तो आपका 5% प्रतिवर्ष क्या हो गया ब्याज। ये तो 1 साल का ही अंतर है मेरे भाई। 800 + 40, 800 तो है ही है आपका, 40 रुपये आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर। बेटा यहां पे जो चीज हमने लिखी है वो हमने सीपी लिखी है। ये वाले का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि ये 150 रुपए वाला पेन है, इसका मतलब मैं इस पेन को 150 रुपए में खरीद के लाया हूं, इसका मतलब इस पेन का जो सीपी है वो आपका 150 रुपए है। बट मिश्रण का नियम ये कहता है कि यहां पर भी सीपी ही आना चाहिए। बट यहां पर मेरे भाई एसपी है, यहां पर जो एसपी है वो आपका बेटा है 56 रुपए। ठीक है, और यहां पे 12% का लाभ है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर 56 गुणा 100/112, 112। ठीक है बेटा भाई, और 56 से कट गया बेटा 56 एकम 56 और 56 दूनी 112। ठीक है, और 2 से कट गया बेटा 50 बार, तो सीपी जो है बेटा वो 50 आपका आ जाता है। तो एक बात बताओ, 60 और 50 का अंतर बेटा 10 है, 50 और 42 का अंतर 8 है, 2 से कट गया 4 बार और 2 से घट गया 5 बार, तो इसे हमने 4:5 में मिलाना है। तो ये कह रहा है, ध्यान दो, 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम चावल, इसका मतलब है 5 की वैल्यू जो है वो 24 है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 24 है। तो 1 की वैल्यू हो गई बेटा 24/5। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 से इसको काट दूं, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो मुझसे आपको इसमें 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू है बेटा 4.8 गुना 4, 4 चौके 16 और 3 19, 19.2 kg आपका राइट आंसर आ गया। करना कुछ नहीं है, अच्छा सवाल है बेटा। 60 रुपए प्रति किलोग्राम में 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल को 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने। बेटा यहां पे देखो, मैंने पहले ही बताया, मिश्रण का नियम कहता है यहां पे आपका सीपी है, यहां पे आपका सीपी है, तो यहां पे भी आपका सीपी होना चाहिए। बट बेटा यहां पे आपका निकल के आ रहा है एसपी, यहां पे आपका प्रॉफिट आपका 12% है, तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी किससे निकलता है बेटा? एसपी से। एसपी कितना है बेटा? 56। जब सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर आता है, और 12% का लाभ है 112। 56 से बेटा ये 2 बार कट गया, 2 से 50 बार कट गया, 50 को यहां नोट कर दिया। 60 में से 50 गया तो बेटा 10 आया, 50 में से 42 गया 8 आया, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, तो बेटा ये 5 की वैल्यू जो 42 वाला जो है चावल, उसकी क्वांटिटी 24 किलोग्राम है, मतलब इस 5 की जो वैल्यू है वो आपकी मेरे भाई 24 है। तो 1 की जो वैल्यू है बेटा वो 4.8 है, तो हमें 4 की निकालनी है। एक पेन 4.80 का आता है, तो 4 पेन कितने के आएंगे? इसको आप एक एक नियम से 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, x √12 बराबर 4 प्लस x √3। मेरे भाई इसको आपको इधर लाना पड़ेगा, तो इधर भी x है बेटा, इधर भी x है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। यहां पे 12 है, तो 12 को बेटा मैं लिख देता हूं 4 तिया 12, ये इधर आएगा तो बेटा माइनस के √3 इक्वल टू इधर आपका रहेगा बेटा 4। ठीक है, x मैंने कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, यहां पे जो बचा 2 √3 हुआ है, और ये माइनस के √3 हुआ, और बराबर 4 हो गया। 2 √3 में से 1 √3 गया, तो √3 बचा, बराबर 4 हो गया, तो राइट आंसर हो गया बेटा 4/√3, क्योंकि x बराबर हो गया 4/√3। इसको इधर ले गए,
तो माइनस का होगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन आ गया, इधर जाएगा तो माइनस के अंडर रूट 3 हो गया बराबर 4। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, x+2 से भाग देना है, शेषफल क्या बचना है, रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको इसको 0 के बराबर लिखना है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, -2। सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू -2 रखो, -2 की पावर 4, माइनस की पावर सम संख्या है, -2 की पावर 4। एक बार लिख के बता देता हूं बेटा, ध्यान दो, लो, -2 की पावर 4 +10, -2 की पावर 3 -20, -2 की पावर 2 +90। अब टेक्निकल चीजों को पकड़ते हुए चलते चलो। यहाँ पे 4 हो गया, 2 की पावर 4 16 होता है, माइनस का प्लस हो गया, या माइनस है, माइनस की पावर 3 है, माइनस आएगा, 2 की पावर 3 8 80 हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 40। ठीक है, तो यह माइनस के यहाँ भी 80 आया, और प्लस के कितना आया बेटा 90। ये 16 चौके कितना हो गया बेटा 64, 90 है, 64 है, 9 और 6 15, 154 होगा, माइनस के 160 होगा, आंसर आपका माइनस का 6, रिमाइंडर आपका -2 आपका यहाँ पे आ जाता है मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है बेटा a² + b² - 4 का मान। यहाँ पे देखो बेटा, ये a है, ये जो b है, ये a का रेसिप्रोकल है, 1/a है। तो यदि मैं इस सवाल को ऐसे सेट करना चाहूं, तो ये सवाल क्या बन गया, a² 1/a² - 4, यही बन गया ना मेरे भाई। अब हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा a + 1/a का मान। तो दोनों को जोड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं इसका लघुत्तम लूंगा a + b और a - b। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, √3 से √3 कट गया, ये आपका हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपका बन गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a²। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो गया, बटे a² - b² 3 - 1। 3 में से 1 गया तो बेटा 2 आया, 2 से आपका 2 कट गया, कितना हो गया 4। और मेरे भाई, मैंने आपको एक फंडा बताया था, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि मैंने आपको बताया था कि x + 1/x बराबर k, तो x² + 1/x² बराबर k² - 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर -2 -4 है, ये 16 -2 -4, तो यहाँ पे अपन का आ गया बेटा 10। 16 में से 6 गया तो 10, राइट आंसर बेटा आपका 10। बड़ा ही सिंपल सवाल था। दोबारा समझो, ये देखो इस चीज को पहले, और ये देखो इस चीज को, ये एक दूसरे के बेटा उल्टे हैं। तो यदि ये a है तो ये 1/a की वैल्यू है, तो जब a और ये 1/a की वैल्यू है, तो b की जगह क्या हो गया बेटा 1/a। तो b की जगह मैंने क्या रख दिया 1/a, और फिर मैंने इसको सॉल्यूशन किया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं। वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल समीकरण के मूल के व्युत्क्रम है। तो बेटा मूल के व्युत्क्रम है, तो एक चीज थोड़ा यहाँ पे देखो, ठीक है, अपन का जो अल्फा प्लस बीटा होगा मूल, तो इसका अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होता है। ये b है बेटा, ये हमारा a है, और ये हमारा c है। तो -b/a -b/a होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 3/5।
और मूलों का जो गुणा होता है वो C अपॉन ए होता है, तो -4/5। अब वह समीकरण क्या होगा जो इनके मूलों के व्युत्क्रम के बराबर है? तो मूलों का व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा, दूसरा होगा 1/बीटा। जब बेटा मैं इसको हल करूंगा तो अपन का आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर जो होगा वो बीटा प्लस अल्फा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5, और इसकी वैल्यू है 4/5। 5 से 5 कट गया तो यहां पे आ गया -3/4। इसका मतलब बी अपॉन ए की वैल्यू -3/4 आनी चाहिए। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि माइनस है, प्लस बनेगा, और तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। चूंकि यदि मैं इन मूलों का गुणा करूंगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा करूंगा तो 1/अल्फा बीटा आएगा। तो 1/अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू है -4/5, तो अपन का आएगा प्लस के 5/4, माइनस के 5/4। तो यहां पे माइनस का 5 आना चाहिए, यहां प्लस का 5 है, तो ये वाला आपका गलत है। सेकंड नंबर का आंसर सही है मेरे भाई। ध्यान दो, ये तो इस समीकरण के संबंध में है। इसके मूल मैंने मान लिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है -b अपॉन ए होता है। माइनस तो सूत्र वाला, और माइनस ये हो गया, तो प्लस के 3/5 हो गया। मूलों का गुणा अल्फा बीटा माइनस सी, वो c अपॉन ए होता है, c की वैल्यू -4 है। परंतु अब जो पूछ रहा है मूल व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब इसका एक मूल 1/अल्फा होगा, एक मूल 1/बीटा होगा। फिर उसके मूलों का जो अपन ऐड करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करेंगे, अल्फा बीटा लघुत्तम आएगा, और अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर आएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा ऊपर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 रख दी, अल्फा बीटा की -4/5 रख दी, ये आपका काट दिया -3/4। ठीक है, माइनस वाला आना चाहिए, दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अब मूलों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/अल्फा बीटा आएगा, 1 तो है ही है। अल्फा बीटा की वैल्यू -4/5 है, 5 ऊपर चला गया, 5/4। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? ये प्लस आ रहा है 5, माइनस का 5 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये सेकंड नंबर का आपका सही हो गया। हाँ जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है पर अच्छा है। सफेद नहीं है, एक गेंद निकाली जाती है, तो 6 तो सफेद हैं, तो सफेद कितनी नहीं है? 5, और टोटल कितनी है? 5 और 6 11। तो राइट आंसर कितना हो गया? तीसरा। सफेद गेंद कितनी नहीं है? तो टोटल गेंद है बेटा 11। टोटल गेंद कितनी है? 6 और 2 8 और 3 11। सफेद नहीं है, तो सफेद नहीं है तो 2 काली है और 3 लाल है, तो 5 होगी, 5/11। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एबीसी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ देखो इसको, सब लोग यहां पे देखिएगा। हाँ जी, देखो देखो उधर, ये अपन का एक त्रिभुज है ए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं बेटा इसको। ये हो गया ए, ये बी, और ये सी। एबीसी का और एसीबी का समद्विभाजक, एबीसी और एसीबी, इसका समद्विभाजक ये रहा, इसका समद्विभाजक यह ओ बिंदु पर। बीओसी आपका है 125, और मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई, बड़ा सिंपल है, कोण बीओसी बराबर होता है 90 प्लस कोण ए/2। 90 प्लस कोण ए/2, बस यही करना था। यहां पे 125 था, यहां पे आपका 90 था, प्लस कोण ए/2 था।
90 को इधर ले आओ, तो 125 में से 90 गए तो बेटा आपके बचे 35। 35 बराबर कोण ए बाई टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोण ए बराबर 35 दूनी 70। राइट आंसर बेटा आपका 70 बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोण का अर्धक, ये इस कोण का अर्धक ओ बिंदु पर मिलता है, तो ये बीओसी आपका 125 हो गया। तो बीओसी जो होता है वो 90 प्लस ए बाई टू होता है, 90 प्लस ए बाई टू। तो समझ में आएगी सब लोगों की, इसकी वैल्यू जो है बेटा वो 125 है, यहाँ पे आपका 90 है, कोण ए बाई टू आपका है 190 को धल लाएंगे तो 125 में 90 जाएगा, 35 बचेगा, और यहाँ पे कोण ए बाई टू है, कोण ए की वैल्यू 70 आपकी हो गई। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है? समरूप तब होते हैं जब उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण 70 के, और कोण सी बराबर है कोण 60 के। ठीक है, हो सकता है ये। हाँ जी, अब देखो इधर, किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है? इसको देखो बेटा, पहला ऑप्शन देखो, ए अपन का 40 है, बी अपन का, ये तो अपन का गलत हो गया बेटा, ए बी भुजा 3 है, पी क्यू 45 है, तो ये होगा 3/45, बी सी 7.5 है। ठीक है, ये भी 7.5 है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि अनुपात समान होना चाहिए। इसको देखो, ये आपका 2.5 है और पी क्यू आपका 5 है, ये आपका 4.5 है, क्यू आर आपका 9 है, ये आपका 3.5 है, ये आपका 7 है। इन सबका क्या हो गया बेटा 1/2। अब दोनों से करके देखना है, ठीक है, दोनों से करके देखना है कि समरूप है। अपन को एबीसी बनाना है, ए बी सी पी क्यू आर। ए बी बराबर 2.5 है, तो पी क्यू बराबर 5 है, बिल्कुल सही है। बी सी बराबर 4.5 है, तो क्यू आर बराबर 9 है, बिल्कुल सही है। ये आपका 3.5 है, ये आपका 7 है, बिल्कुल सही है बेटा। आपका चौथे नंबर का आंसर सही है। ये आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन क्यों गलत है उसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, इसका मैं आपको डायग्राम यहां पे बना देता हूं। देखो, ये आपका पी क्यू आर है, ए बी सी है, पी क्यू आर। अब देखो बेटा, ए का 50 है, बी का 50 है, बी का 70 है, बट क्यू का 70 ना होके बेटा 60 है। ये बी का कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, मतलब ए का कोण पी के बराबर होना चाहिए, बी का कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, सी का कोण आर के बराबर होना चाहिए। बट यहां में बी वाला जो कोण है वो आर के बराबर है, इसलिए ये आपका गलत है। चौथे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं समानुपाती है। इन दोनों का रेशो देखो 1/2 आएगा, इन दोनों का रेशो देखो 1/2 आएगा, इन दोनों का रेशो देखो 1/2 आएगा। भुजाएं जब समानुपाती होती है त्रिभुज कैसे होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। यहाँ पे यूं गलत है कि 20/70 है और यहाँ पे 60 है। ध्यान दो, मैंने चित्र बनाना आपको सिखाया, इसका फंडा ध्यान रखना। ए यदि जितना है उतना पी होना चाहिए, बी यदि जितना है उतना क्यू होना चाहिए, सी यदि जितना है उतना आर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई हो गई x+3, और परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होगा बेटा? 2 गुणा लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल है x+3 इंटू एक्स। परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। जब मैं इसको करूंगा तो ये होगा बेटा 2x प्लस 3, और इसको जब मैं गुणा करूंगा तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको मेरे भाई जब हम हल करेंगे तो ये हो गया बेटा आपका 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ध्यान दो, यहां पे जब हम इसको हल करेंगे तो x इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4x इधर जाएगा तो प्लस का 3x माइनस 4x और माइनस का 6 बराबर 0। इसको जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा और माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। इसके जब हम खंड करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0 होगा। x में कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा बेटा x प्लस 3 माइनस x कॉमन ले लेता हूं, हाँ जी, यहां बच गया x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां भी बचेगा x प्लस 3। तो बेटा x प्लस 3 की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी जो कि संभव नहीं है, और x माइनस 2 बराबर 0 है। इससे हमारा x बराबर आपका 2 आ गया। तो आप बिल्कुल समझ लो बेटा कि x की वैल्यू 2 हो गई, उसकी चौड़ाई तो बेटा 2 हो गई है, लंबाई बेटा उसकी 3 हो गई है, तो विकर्ण उसका जो बेटा 5 हो जाता है। उसके विकर्ण की लंबाई जो है बेटा वो 5 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? 5। इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो है आपकी बेटा 5। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो इधर यहाँ पे पूरा देखते हैं, यहाँ पे x के एक बार चेक कर लेते हैं, 5 नहीं होगी, x बराबर 2 है। अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 4, और ये हो गया बेटा 3 और 2 5 का वर्ग 25, 25 और 4 29, कितना आएगा बेटा? 29। 5 नहीं, एल की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू बेटा आपकी 3 है, मतलब 2 प्लस 3 बराबर 5 है। आपकी चौड़ाई 2 है और लंबाई आपकी 5 है। देखो यहाँ पे x का मान रखो, x का मान 2 रखोगे तो चौड़ाई 2 हो गई और लंबाई आपकी 2 और 3 कितनी हो गई बेटा? 5। विकर्ण निकालेंगे डायगोनल, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 29 हो गया। तो 29 का वर्गमूल निकालना है, तो 29 का वर्गमूल निकालने का सटीक तरीका बता देता हूं बेटा, ध्यान दो। 29 किसके वर्ग के नजदीक है? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 25 इसमें से घटाओ बेटा, कितना बच्चा? 4, प्लस का 4 लगा दिया, और आपको बेटा 5 के डबल का भाग देना है, तो आपको 10 का भाग देना है, तो आपका आएगा 5.40। ठीक है, 5.40। तो आपका राइट आंसर लगभग कितना होगा बेटा? 6। एक बार और समझा देता हूं, ध्यान दो बेटा इसको। ठीक है, यहां पे देखो, देखो आपका यहाँ पे बेटा ये फंक्शन बन के आया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन गया। एक्स इसको दल ले जाऊंगा तो माइनस का माइनस 6 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आपका हो गया। तो आपको करना क्या है? देखो बेटा, समीकरण हल किया हमने, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 0, चौड़ाई खत्म हो गई, हाँ गलत मामला हो गया। तो इसकी इससे x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो यहाँ पे बेटा l की वैल्यू अपन b की वैल्यू बेटा कितनी आई? 2, और l की वैल्यू बेटा अपन की आई 2 और 3 5। और अब हम निकालेंगे बेटा विकर्ण, अंडर रूट एल स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो अपन का आया अंडर रूट 29। 29 किसके वर्ग के नजदीक है? 5 के वर्ग के नजदीक। 5 का वर्ग 25 से कितना ज्यादा है बेटा? 4, और 5 के डबल का भाग दो 10, तो ये हो गया 5 पॉइंट, ये हो गया 5 प्लस 0.4,
तो ये 5.4 हो गया, लगभग वैल्यू कितनी हो गई बेटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 3 सेमी त्रिज्या के ठोस गोलाकार धातु की गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या दे रखी है, तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो इधर बेटा, यहां ध्यान दो, 3 सेमी त्रिज्या की गोलाकार गेंद है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब 3 की घात 3 बराबर 4/3 पाई। पहले वाली गेंद क्या है बेटा 2 सेमी की, 2 की पावर 3। दूसरी वाली गेंद है बेटा 4/3 पाई 1.5 की पावर 3 प्लस तीसरी गेंद जो है उसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, वो आर की पावर क्या हो गई 3। अब मेरे भाई यहां पे आप देखो इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से इसको समझना। 4/3 पाई से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया क्योंकि बेटा एक कॉमन है। 3 की पावर 3 हम करेंगे बेटा 27 है, बराबर 2 की पावर 3 8 होता है, 15 की पावर 3 33 75 होता है, तो 3.375 आपका हो गया, प्लस आपका हो गया बेटा आर की पावर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन सबको इधर ले आओ। तो r की घात 3 बराबर 27 माइनस 8 माइनस 3.375। ठीक है, तो r की पावर 3 में से 27 में से 11.375 अपन को घटाना है, 375 घटाना है, तो आप देखो बेटा ये 625 आपका इधर आ गया और आपका रह गया बेटा 12, और 27 में से 12 गए तो 15 आपका आ गया, तो 15.625। तो r की घात 3 बराबर 15.625 है, तो बेटा r की जो वैल्यू है वो आपकी 2.5 आ गई। कितनी आ गई बेटा 2.5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर 2.5 गुणा 2.5, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा दशमलव हटाया नीचे मैंने 100 बढ़ा दिया, 100 से बेटा ये वाला जो है आपका 4 से 25 बार कट गया, 25 से आपका 25 कट गया, आपका 25 पाई आपका बचा। तो मेरे भाइयों मैं आपको पहले बता चुका हूं, यदि किसी भी ठोस गेंद को पिघलाकर दूसरी गेंदों में छोटी छोटी गेंदों में बदला जाए तो बाद वाली गेंद का आयतन और पहले वाली गेंदों का आयतन बराबर होता है। तो पहले वाली गेंद ये थी बेटा, और 3 गेंद ये थी, 2 वाली 1.5 वाली और आर वाली। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाली गेंद का आयतन 4/3 पाई 3 की घात 3 हो गया, 2 वाली का 4/3 पाई 2 की पावर 3 हो गया, और 1.5 की पावर 3 आर की पावर 3। फिर हमने काटा पीटी की तो आर की वैल्यू निकल गए 2.25 और पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें इसे आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। किस क्रम में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में जमाने के लिए आपको क्या करना है, इसका भाग देना है। 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.50 आएगा, 7 में भाग देंगे 0.7 दूनी 14, बचे 6 7 8 56 आएगा, ये 0.75 आएगा, ये 0.33 आएगा, और 0.86 48 आएगा 2, तो बचे कितने बेटा 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम में जमाओ तो सबसे कम वैल्यू है 2/7 की, उसके बाद की जो वैल्यू है वो 1/3 की है, उसके बाद की वैल्यू है वो बेटा 1/2 है, उसके बाद की वैल्यू है
वो बेटा 5/8 है, और उसके बाद की वैल्यू है 3/4, और जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है, तो आपकी जो है वो 1/2। आरोही क्रम में जमाओ, फिर उसमें जो बीच की संख्या है वो आपकी माध्यिका होगी। सबसे कम वैल्यू 2/7 है, उसके बाद 0.33 है, 0.50 है, उसके बाद 5/8 है, उसके बाद ये है, तो आपका बीच की संख्या माध्यिका होगी, आपकी 1/2 आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ जी, देखो प्रश्न संख्या 62-63 यहाँ पे लिख दिया है बेटा। ये नीचे दी गई सारणी एक पार्क में 4 अलग अलग दिनों में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या को दर्शाती है, और इन 4 दिवसों में महिला आगंतुकों का प्रतिशत भी दर्शाया है सारणी। हाँ जी, रविवार और सोमवार को कुल महिला आगंतुकों की कुल संख्या, तो रविवार और सोमवार, तो रविवार को फीमेल जो है, ठीक है, संडे को, ठीक है, 120 टोटल है, और उसका 76% महिला है। जीरो से आपकी जीरो कट गई मेरे भाई, ठीक है। पुरुष की संख्या और महिला आगंतुकों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दो यहां पे बेटा, एक ध्यान दो यहां पे क्या है, ये पुरुषों की संख्या, ठीक है, और महिला आगंतुकों की संख्या का प्रतिशत। महिला आगंतुक 76% है, तो 24% जो है वो आपके फीमेल हो गए, मतलब मेल हो गए हैं, रविवार को मेल। तो मेल कितने हैं बेटा, 24% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू बेटा 5 है, तो आपकी 76% की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 76% बराबर 5 गुणा 76, 6×5 30, 7×5 35 और 1 38, ठीक है। इसी प्रकार मंगलवार को 280 है, 30% महिला है, तो 70% की जो वैल्यू है वो 80 है, तो 1% की वैल्यू 4 है। तो सोमवार को, ठीक है, ये जो है बेटा, ये है रविवार को किसकी वैल्यू है बेटा, महिला की। तो 70% की वैल्यू 280 है, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 30% की वैल्यू हो गई बेटा 120। तो सोमवार को महिला है बेटा 120, कुल टोटल हो गई बेटा 500 महिला, ठीक है। तो सोमवार, रविवार और सोमवार की कुल संख्या है मंगलवार और बुधवार को मिलाकर, बुधवार और, हाँ जी, तथा संख्या मंगलवार और बुधवार को मिलाकर महिला आगंतुक की संख्या से कितना अधिक कम है। अब मंगलवार, मंगलवार देखो 500 है, ये 37.5 है, तो 37.5 है, ये महिला है किसकी बेटा, देखो मंगलवार और बुधवार। तो ये आप ध्यान दो बेटा, यहां पे 38 है, तो 62.5% की जो वैल्यू है वो आपकी बेटा 500 है। दशमलव हटाई, जीरो बढ़ाई, 25 से बेटा ये 25 बार कट गया, 25 दूनी 50, 200 बार कट गया, तो एक की वैल्यू बेटा 8 है। तो 37.5 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 8 से गुणा करो, 8×5 40, 8×7 56 और 4 60, 8×3 24 और 6 30, तो 300 आपके जो हैं वो आपके हैं बेटा मंगलवार को। फिर कह रहा है 40% है, तो ये 60% की वैल्यू है, जीरो से जीरो कट गया, 6×7 42, तो 1 = 7, 40% बराबर 280, तो यहाँ पे हो गया बेटा 580। तो 80 अधिक है, 80 अधिक है। ध्यान दो, बड़ा अच्छा सवाल था बेटा। 76% महिला है, तो अपने आप ही 24% अपन के पुरुष हो गए। 24% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू 76% की वैल्यू 380 है। तो आप लोगों ने सबको इसको हल किया, ऐसे ही अपन इसको आगे हल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, बुधवार को कुल आगंतुक रविवार को कुल आगंतुकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बेटा, बुधवार को कुल आगंतुक कितने हैं,
बुधवार को कुल आगंतुक है बेटा 700। ठीक है, बुधवार को कुल आगंतुक है बेटा 700। तो बुधवार को कुल आगंतुक है 700। रविवार के कुल आगंतुक और देखो मेरे भाई, हाँ जी, हाँ जी, रविवार के कुल आगंतुक है बेटा 500। तो रविवार के कुल आगंतुक कितने हैं बेटा? 500 से कितने प्रतिशत अधिक है? बुधवार को कुल आगंतुक रविवार को आगंतुकों से कितने अधिक है? तो 2 से अधिक है, और बटे कितना होगा? 500 और गुणा 100, 0 0 0 0, 5 चौक के 20, 40% अधिक है। तीसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ जी, यहाँ पे बीएससी का बेटा 18% है। बड़ा ही सवाल सिंपल है। पाई चार्ट एक कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। विद्यार्थी कुल संख्या 1200 है। बीसीए और बीएससी, तो आप देखो बीसीए अनुपात बीएससी, तो बीसीए आपका बेटा 12% है, बीएससी आपका 18% है। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3 आपका सही है। चौथे नंबर का आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम चलते हैं। 2 की पावर 2x माइनस वाई, इसको मैं बेटा 2 की पावर 4 लिखूंगा, इसको मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा। तो अपन की वैल्यू आई बेटा 2x माइनस वाई बराबर 4, और यहां पे आई बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 5। ठीक है मेरे भाई, यहां पे क्या करना, बाई से आपका बाई कट गया, 2x और 1x 3x हो गया, 9 हो गया, 3 से बेटा 3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 3। x का मान जैसे ही आप 3 रखोगे, तो x बराबर 3 रखो तो y बराबर 2 हो जाएगा। x और y को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x और y की वैल्यू बेटा अपन की 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं बेटा इसको। बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिएगा। हाँ जी, अच्छा सवाल है। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो तो ठीक नहीं है। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो, प्रश्नावली में प्रश्न हो, ये बात बिल्कुल सही है। उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, ये सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थिति कहा था बेटा स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हाँ जी, वह स्थान जहां गणित संबंधी प्रयोग, तो गणित की प्रयोगशाला, तथ्यों सिद्धांतों प्रत्ययों को ग्रहण किया जाता है, तो वह कहलाती है गणित की प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण की विधि में प्रयुक्त होता है? प्रदर्शन नहीं मानते, प्रयोग नहीं मानते, संश्लेषण विधि को मानेंगे। यहां पर ज्ञात से अज्ञात की ओर किसको मानेंगे बेटा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये अपन का आपका यहाँ पे सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, विश्लेषण विधि, या ज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहां पे चलते हैं बेटा। गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरण, प्रयोगों को भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? ध्यान दो, किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? आगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, और मेरे भाइयों ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई।